हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुवर्क में। आज से हम सभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टेजेस और लेवल ऑफ टीचिंग से। तो आइए देखते हैं। बेसिकली एजुकेशन टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। और इसमें जो एक टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग, वो टीचिंग के विभिन्न स्तरों को बताता है कि पढ़ाई करते वक्त शिक्षक और छात्र किन स्तरों से होकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं किसी टॉपिक को लेकर के। फॉर एग्जांपल कि आप अगर कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथ में तो आप मेमोराइज़ करेंगे पहले फार्मूले को, फिर उसके बाद उस फार्मूले को समझेंगे कि ये क्या है, उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो इन्हीं तीनों को अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग थिंकर्स ने डिवाइड कर दिया है। तो जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं उसे मेमोरी लेवल ऑफ थिंकिंग कह दिया है, और जो उसके बाद उसे समझते हैं उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ थिंकिंग कह दिया है, और उसके बाद जो हम उसे अप्लाई करते हैं उसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग कह दिया है। तो यही जो 3 स्टेप्स हैं, इन्हीं से हम सारे सब्जेक्ट्स को या सारे विषय को समझते या पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बेसिकली जो भी हम फाइनली किसी भी सब्जेक्ट में जब हम फाइनल अपने गोल पे पहुंच जाते हैं, जब सब कुछ समझ जाते हैं, याद करते हुए समझते हुए, तो अंत में हम रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं, नई नई जगहों पे अप्लाई करते हैं। तो वही हमारी जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है। और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो सबसे पहले आती है, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे आते हैं। तो इसे हर्बर्ट ने दिया था। इसका जो मॉडल था वो हर्बर्ट ने दिया था, मेमोरी मेमोरी लेवल को पहचाना था। और मेमोरी लेवल अपने वर्ड से ही ये बता रहा है कि ये सिर्फ आपको क्रैमिंग पे या किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने पर ही बल देता है। किसी चीज़ को आप कितने अच्छे से अपने दिमाग में कितने लंबे समय तक रख सकते हैं, इस पर ये ज़ोर देता है। समझने पर या एप्लीकेशन पे ये बिल्कुल भी बल नहीं देता। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप उसे मेमोराइज़ ही करते हैं। जब आप अपने बचपन में रहे होंगे तो आपने हिंदी या इंग्लिश में पहले वर्ड मीनिंग्स को लिख करके उसे मेमोराइज़ किया होगा, ताकि उसके बाद आप चैप्टर को समझ सकें। या कोई भी जो सब्जेक्ट है, पहले उसके मैथ में जैसे फॉर्मूले को याद किया होगा, उसके बाद उसे समझने की या उस पर क्वेश्चंस को अप्लाई करके लगाया होगा। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट हो, हर जगह पे पहले आपने मेमोराइज़ करना सीखा होगा कि क्या टेक्निक है, क्या इसके मेन रूल्स हैं, ये क्या कह रहा है। जो आपको टीचर कह रहा है, आप उसे बस एज़ इट इज़ मेमोराइज़ करते हैं शुरू-शुरू में। इस तो शुरू के जो क्लासेस होते हैं बेसिकली वो मेमोराइज़ करने पर ही होते भी हैं। क्लास 5th तक आप अक्सर मेमोराइज़ ही करते हैं चीज़ों को, ताकि उसके बाद आगे जा कर के उसका यूज़ करके कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसे अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को इसलिए रखा गया है, और यही आधारशिला होती है आगे के दोनों लेवल्स के, अ, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग्स है। और इसमें अभी मैंने बताया कि जो शिक्षक हैं वही जो है कि मेन रहते हैं, जो आपको पढ़ाएँगे, जो लिखाएँगे, वही बच्चा जो है वो पढ़ता है। छात्रों का स्थान इसमें कुछ होता नहीं है। बेसिकली बस चीज़ों को वैसे का वैसा ही याद रखना रहता है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में ये हो गया। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मॉरिसन ने दिया था। मॉरिसन ने पहचाना था कि इसके बाद जो मेमोरी लेवल के बाद जो लेवल आता है या स्टेज आता है, वहाँ हम समझना शुरू करते हैं। जो भी कुछ हमने याद किया है, उसके बेसिस पे अब हम ये जानना शुरू करते हैं कि ये आखिर है क्या? इसका अवबोध, किसी भी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझना कि उसे हम आगे जा कर के किस तरीके से अप्लाई कर सकें। तो इस पे प्रत्यय पर स्वामित्व यानी कॉन्सेप्ट मास्टरी पर ही बल दिया जाता है। जब तक आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते, आप उसके आगे उसे कहीं अप्लाई नहीं कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी मैथ के क्वेश्चन को रट लेते हैं, तो आप रट के उसको बहुत दिनों तक अपने यूज़ में नहीं ला सकते। उसे आपको अच्छी तरीके से समझना ही पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है, इसे कहाँ पर लगाया जा सकता है, कैसे सीढ़ी से छत पे कितनी डिग्री बनती है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। रट करके शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो इसलिए सेकंड लेवल जो हमारी टीचिंग की होती है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है।
और इसमें जो मूल्यांकन होता है, जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो या तो ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बल दिया जाता है या वस्तुनिष्ठ पे बल दिया जाता है, क्योंकि आप समझ पाएंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर पाएंगे और सब्जेक्टिव्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मूल्यांकन दोनों तरीके से किया जा सकता है। और इस पे असिमिलेशन पर बल दिया जाता है, यानी आत्मीकरण पर बल दिया जाता है। किसी भी चीज़ को अपने ब्रेन में अकोमोडेट जब कर लेते हैं तो वही एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कि जब आप आगे किसी क्वेश्चन को या आगे किसी उस सिचुएशन को या उस कंसेप्ट से रिलेटेड किसी भी दूसरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आप इजीली समझ सकेंगे कि ये क्या है, ये कहाँ से रिलेट कर रहा है, तो आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को असिमिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल यही सिखाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को अपने अंदर असिमिलेट कर पाते हैं, अपने ब्रेन में अकोमोडेट कर पाते हैं उस कॉन्सेप्ट्स को, तब जा कर के आगे के स्टेज पर आप अच्छे से उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। इसके बाद हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है और इसे हंट ने दिया था। और इसे विचारवान स्तर भी कहा जा सकता है और इसमें सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। विचारवान स्तर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम सब कुछ याद कर लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके आगे सोचते हैं कि इसके आगे अब क्या हो सकता है, इसका हम कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या कुछ नया हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो भी थिंकिंग लेवल पे चलती है, इसे रिफ्लेक्टिव लेवल पे कहते हैं। बेसिकली हम अपने दिमाग में उसका रिफ्लेक्शन करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट का, कि अब इसके आगे ये क्या ये भी हो सकता था, क्या ये गलत था, क्या किसी ने ये गलत दिया। बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट तो किसी ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है, तो सही तो तब तक है जब तक किसी दूसरे ने उससे ज़्यादा सही नहीं ढूंढ दिया। साइंस हमें यही सिखाती है कि कोई भी साइंस का जो भी प्रिंसिपल है या जो लॉ है, या वो तभी तक सही है जब तक उसके आगे कुछ प्रूव नहीं हो गया है जो कि उसे गलत प्रूव कर सके। तो हमेशा ही कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, उसके आगे भी चीज़ें बढ़ती हैं, कुछ और भी सही हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग उसे ही ढूँढने के लिए ज़रूरी है, ताकि हम सत्य तक या उसके आगे बढ़ सकें जहाँ तक हमें पहले से पता है। जहाँ तक हम पहले से समझ चुके हैं, उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और ब्रॉड लेवल पे देखना शुरू करते हैं, तो उसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में लेकर के आते हैं। जब हम अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और तो इससे हमारे क्रिएटिविटी लेवल में भी जो है बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि सृजनात्मक क्षमता पर भी विकास दिया जाता है। और इसमें जो मूल्यांकन पद्धति यूज़ होती है वो बेसिकली सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि जब हम सोचेंगे तो हम उसे सब्जेक्टिव तरीके से ही दिखा पाएंगे कि ये क्या है, कैसे है, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए सारी पीएचडीज़ जो है इतनी थिक पेजेस की थीसिस होती हैं, क्योंकि हमें उसे लिख करके ही अपने चिंतन को बताना पड़ता है कि उसके आगे हमने क्या रिसर्च किया, क्या किया, कैसे किया, किस मेथड्स को अप्लाई किया, इसके आगे इसका यूज़ कैसे करेंगे और ये हमें क्या बेनिफिट देती है जो भी टॉपिक पे हम पीएचडी कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है। तो पीएचडी बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं। उसके बाद हम जब उसका यूज़ करेंगे और उसके आगे सोचने की कोशिश करेंगे, कुछ नया ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन हमारा काम करता है हमारे दिमाग में उस टॉपिक को लेकर के और उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस एरिया को लेकर के रिफ्लेक्शन अच्छा होना चाहिए थॉट्स का। तो इसलिए इसमें निबंधात्मक मूल्यांकन जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो यही 3 लेवल हैं और इसे स्टेजेस भी कहते हैं टीचिंग के एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। और इसके बाद का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।